हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे जो कि आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है। जो पिछले वीडियो में हमने किया था वो था बेसिक मैथमेटिक्स, और आज हम करेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि और भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है जो बेसिक में नहीं था, और क्या एडवांस में है, यानी स्टैंडर्ड में क्या ऐसा है उससे डिफरेंट। तो हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कैसे बनेगा और कितना ईजिली वे में हम किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें यही समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपने हमेशा देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ के ऊपर पूछता है। इसमें आपको क्या देखा है, क्या दिया हुआ है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज दिस एंड दिस वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम ए बी इज। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपको एलसीएम नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि इन दोनों के प्रोडक्ट को अगर इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो आप जानते हो कि एलसीएम से जब हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट को तो एचसीएफ मिलता है, और एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो एलसीएम मिलता है। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ पूछ रहा है, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा कि इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा लोएस्ट पावर होता है कॉमन फैक्टर का, उसको हम कहते हैं एचसीएफ। जैसे एक्स क्यूब और एक्स का लोएस्ट पावर एक्स है तो हमारा एक्स हो जाएगा, और वाई क्यूब वाई स्क्वायर का लोएस्ट पावर वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में कह रहा है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल वाई इक्वल टू एफ एक्स हैज। तो जब आपको y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, इट मीन्स कि x एक्सिस पे जितनी बार कटेगा ग्राफ उतना इसका जीरोज होगा, और जहाँ पे कटेगा वही उसका जीरो होगा, x की वैल्यू होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लीनियर ग्राफ है, तो मतलब सिंपल है कि x एक्सिस को एक ही बार काटेगा। तो वो जो जहाँ पे कट रहा है यानी 3 0, तो x की वैल्यू 3 है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि 0 की वैल्यू 3 होगा, यानी 1 0 एंड द 0 इज 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड आपका क्या दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये दोनों लाइन है तो ये दोनों लाइन कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल। तो पैरेलल का क्या केस होता है, b1/b2 इक्वल हो a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स कि आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल का केस हो गया। तो देख तो ऐसे ही रहे हैं कि पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा बेसिक है थोड़ा सा ही अलग है स्टैंडर्ड। चलिए आगे देखते हैं कैसे बनेगा। 4 में दिया हुआ है द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या है, दो तरीके का है, रियल नॉट रियल। द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज। तो नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, तो पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगा, तो बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर हो गया 36। अब 4ac यानी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 4 × 9 × 2 यानी 72। तो फाइनली ये क्या हो गया 108। अब 108 जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो ऑप्शन सी हो गया। तो ये कंडीशंस आप जानते ही हो कि चैप्टर 4 में है, 3 कंडीशन है, जिसमें एक है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एक बार है इक्वल टू 0 और एक बार है लेस देन 0। आगे दिया हुआ है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो बच्चों जब भी आपको ऐसा दे
कि जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो और दो टर्म के बीच का डिफरेंस पूछ रहा हो, तो उन टर्म के जो बीच है उन्हीं को माइनस कर दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिज इज -1। किसी एक का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। दूसरे का दिया हुआ है कितना, -8। ठीक है, आपको पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो जो इसके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही इसके फोर्थ टर्म का भी डिफरेंस होगा, इसलिए क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं तो उसके हर एक टर्म का डिफरेंस सेम होता है, चाहे थर्ड टर्म का डिफरेंस बोले या 10th टर्म का बोले या 100th टर्म का बोले, उसका डिफरेंस हमेशा जितना ए का डिफरेंस होता है यानी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होता है वही होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो -1 -8, तो -1 -8 यानी कि +8 हो गया। तो -1 + 8 कितना हो गया, आप कह सकते हो 7। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7। आगे कह रहा है 6th में व्हाट इज़ द रेशियो। रेशियो वाला क्वेश्चन जब भी है तो आपको ध्यान से देखना है कि रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। तो जिसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन है और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इज़ डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस का मतलब हो गया कि एक्स एक्सेस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x,0 यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब y से कंपेयर करेंगे लाइक दिस, कि जब आप y से इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 2 - 3 और यहाँ दिया हुआ है 5 6। जब आप इसे k/1 लेते हैं तो k/1 में आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो x,0 है, तो y वाले को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो कैसे इक्वेट करेंगे, तो y2 × k यानी 6k, 1 × -3 दैट इज़ -3 डिवाइड बाई k + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 इसलिए हुआ क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है। ये पूरा के पूरा टर्म यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, 6k - 3 इक्वल टू 0 दैट इज़ 6k = 3। तो k = आपका 1/2 हो जाएगा। तो k आपका हो जाएगा 1/2 यानी 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा ये। याद रखना है एक चीज़ कि जब आपको ये पॉइंट पहले दे ये पॉइंट बाद में, तो क्या करना है, यहाँ पे k इसके साथ लेना है और 1 इसके साथ लेना है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट्स को उल्टा कर देते हैं जिसकी वजह से उनका रेशियो उल्टा आ जाता है। तो रेशियो जब ये उल्टा आएगा तो ये आपका ऑप्शन वो भी रहेगा जो आपको आएगा उल्टा करके। तो ध्यान से करना है ताकि आप सही करेक्ट आंसर चूज कर सकें। आगे दिया हुआ है कि अ पॉइंट xy इज अ डिस्टेंस ऑफ 5, xy इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जब किसी चीज़ का किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमारा एक तरीके से हाइपोटेनस होता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, तो ये अगर 5 दिया हुआ है xy का डिस्टेंस, तो ऐसे कितने डिस्टेंस हो सकते हैं, तो बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। कैसे, तो सपोज़ कीजिए कि वो सारा पॉइंट जो सर्कल फॉर्म कर रहा है जिसका ओरिजिन पे सेंटर है और रेडियस 5 है, तो वो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, 5। तो इस तरीके से कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब आपको सिर्फ कह रहा है कि लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स, क्योंकि कितने पॉइंट्स हैं हमें तो पता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू AB। जैसा कि आप देख पा रहे हो DE जो है वो पैरेलल है AB के। जब भी आपको ऐसा कुछ केस देता है और रिलेशन कहता है किसके बीच में, A दिया हुआ है, X दिया हुआ है, B और C दिया हुआ है, आपको X = फाइंड करना है। ठीक है, द X एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ABC इज। तो यहाँ फिगर में अगर हम लिख लें कि हमें AB दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है X, ये दिया हुआ है EC C और EB B। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब भी आपको इन साइड और इस साइड के बीच का रिलेशन देगा तो आप वहाँ पे BPT यूज नहीं करोगे, वहाँ पे सिमिलैरिटी यूज करना है।
तो सिमिलैरिटी कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए कि ये पैरेलल है इसके, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल कॉमन है और ये जितना होगा उतना ये एंगल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे ए सिमिलैरिटी यूज हो सकता है, और सिमिलर होने के बाद कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो सपोज कीजिए ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा, तो बी सी अपॉन ई सी। यहाँ पे ए बी आपको क्या दिया हुआ है, ए बी ए है और ये एक्स है। बी सी आपको दिया हुआ है बी प्लस सी और ई सी सी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू एक्स ब्रैकेट बी प्लस सी। अब आपको x चाहिए तो b प्लस सी से डिवाइड कर दीजिए, तो ए सी डिवाइड बाई बी प्लस सी इक्वल टू एक्स। तो x को हम क्या लिख दिए, ए सी डिवाइड बाई बी प्लस सी, यानी कह सकते हो आप b वाला ए सी डिवाइड बाई बी प्लस सी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। 9th में है कि इफ़ जीरो इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। तो देखिए पी क्यू जो है ये कॉर्ड क्या कर रहा है, 50 डिग्री विद द टेंजेंट, यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। पी आर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट पी, देन द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज। आपको ये एंगल पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का, जिसमें से ये हो गया 50, तो ये कितना हो जाएगा 40। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह काम करता है बिकॉज ऑफ इक्वल रेडियस। तो ये हो गया 40 तो कितना हो गया 80। तो आप खुद ही समझ रहे होगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से इन दोनों का सम 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो आपका ये बी हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो समझते हैं आगे ऐसे ही। देखिए नेक्स्ट क्या है, जब आप सॉल्व करके करोगे ना तो हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, तो इसीलिए प्लीज़ वहाँ पे पैसेंसली आपको काम करना है, कोई हड़बड़ा के काम नहीं करना है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें ये नहीं है कि कल कोई नहीं इसमें गलत हो गया तो कल दोबारा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, वो लास्ट टाइम है, तो उसमें थोड़ा संभल के करना है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से करना है। तो 10th नंबर क्वेश्चन में है कि अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जैसा कि आपको दिख रहा है। देखिए इस तरह के कई प्रूफ आपने किए हैं, जिसमें आपने देखा है कि क्या हमने प्रूफ किया है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। अगर कोई सर्कमस्क्राइब कर रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें पी, जैसे आपने प्रूफ किया था कि पी क्यू प्लस एस आर इक्वल होगा आर एस प्लस पी आर क्यू प्लस पी एस के, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ऐसा ही प्रूफ आपने ऑलरेडी कर चुके हो। तो हमें एमसीक्यू को इजी करने के लिए क्या करना होता है कि जो हमने कभी क्वेश्चन किए हैं उसको अप्लाई करते हैं। अगर हमने कुछ प्रूफ किया है तो सीधे उसको अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है कि अपोजिट साइड का जो सम होता है, आपने याद होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल होता है, और 8 नंबर क्वेश्चन में आप ये कुछ प्रूफ करते थे कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, ऐसा कुछ आपने प्रूफ किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का। तो सेम ये जो प्रूफ किया है ना वो यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, पी क्यू आपको कितना दिया हो, यानी कि इस केस में हम देखें तो पी क्यू 12 है, एस आर 14 है, तो इन दोनों का सम यानी कि 26 इक्वल होना चाहिए इन दोनों के सम के। तो इसको x ले लेंगे तो x प्लस 15 के इक्वल होना चाहिए। तो x क्या हो जाएगा, तो 15 माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 11। अब यही चीज़ आप क्या करते, टेंजेंट वाला फार्मूला लगाते कि दिस एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल टेंजेंट होते हैं, x x y y z z, इस तरीके से बनाते तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बनता, फिर जाके मिलता आपको एक ही नंबर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे काम करो। नेक्स्ट देखो 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी देन कॉस थीटा इज।
तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो आप ये कर दो कि साइन थीटा इक्वल टू हमें a/b दिया हुआ है, तो आप लिख दो कि कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर अगर आप चाहते हो हाइपोटेनस निकाल लें या फिर बेस निकाल लें, तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा? √b² माइनस a², और यही आपका बेस है। तो कॉस क्या होगा? कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √b² माइनस a² अपॉन b। तो ये आपका हो जाएगा b² माइनस a² अपॉन b। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a इक्वल टू। ट्रिगो में इस टाइप का क्वेश्चंस काफ़ी इजी होता है, बस ध्यान से करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए यहाँ पे साइन और कॉस में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं 1/cos, और 10 को क्या लिख सकते हैं? sin/cos। तो ये आपका क्या है? 1/cos और sin/cos हो गया। इनटू में आप इसको सेम रहने दीजिए 1/sin a। जब आप इसे एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a, और यहाँ पे इनटू में 1 माइनस साइन a। अगर हम न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस साइन a है, ये 1 माइनस साइन a, जो कि a प्लस बी a माइनस बी का आइडेंटिटी अप्लाई होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर a बाई कॉस a, एक कॉस कैंसिल हो गया तो कॉस a आपका आंसर आ गया। तो ये कॉस a आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें 13 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट और शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड। सपोज कीजिए कि ये 6 मीटर हाई है और शैडो है 2√3। तो आपको क्या पूछ रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि थीटा पूछ रहा है। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस मालूम होता है तो हम कौन सा यूज करते हैं? tan। तो यहाँ पर tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा 6/2√3। 2 से 6 कट गया, 3 3/√3 कितना होता है? √3 से 3 कटेगा तो √3 बचेगा। तो tan कितने डिग्री पे √3 होता है? वही इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री पे होता है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। 14 में दिया हुआ है कि इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो जैसे कि पेरीमीटर और एरिया अगर आपका इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब हो गया कि जैसे उसकी वैल्यू इक्वल है, यूनिट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक पेरीमीटर है और एक एरिया है। तो न्यूमेरिकली इक्वल है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफेरेंस 2πr, और एरिया क्या है? πr²। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया? 2 यूनिट। तो देखिए आगे क्या है 15 नंबर क्वेश्चन में कि इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क। मतलब छोटे छोटे 2 सर्कुलर पार्क के एरिया को सम करके एक बड़ा सा सर्कुलर पार्क बनाया गया, ठीक है। तो छोटे छोटे जो 2 थे उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 16, यानी रेडियस हो जाएगा 8 एंड 6। आपको बड़े वाले का रेडियस मान लो r है, तो इन दोनों का जो एरिया होगा उसका सम इसके एरिया के इक्वल होगा। तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि πr² जो होगा वो पाई इंटू 8 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? पाई कॉमन लेके काट सकते हो, जो कि बच जाएगा r² इक्वल टू 8² प्लस 6²। तो यहाँ पे हो गया 64 प्लस 36 यानी कि 100। तो r हो जाएगा हमारा 10। r हो गया हमारा 10। तो न्यू पार्क का रेडियस हो गया 10,
तो रेडियस भी पूछ सकता है और समटाइम्स डायमीटर, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। तो अभी रेडियस पूछ रहा है तो हम 10 यूज करेंगे, लेकिन अगर डायमीटर पूछता तो 20 लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर। देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। Jaidev is asked to keep a dot on the above side board. The probability that the keeps the dot on a shaded region is। अब जैसे देखिए, जब आपको एरिया का प्रोबेबिलिटी पूछे, तो एरिया का प्रोबेबिलिटी जब भी पूछेगा तो आप क्या करेंगे कि आपका फेवरेबल आउटकम्स भी एरिया होना चाहिए और टोटल आउटकम्स भी एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और टोटल आउटकम्स क्या होगा, तो ये टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर बोर्ड है जिसका साइड है 2a। तो अगर मान लीजिए इसका साइड 2a है तो फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे, तो एरिया के स्क्वायर हो गया तुम आपका कितना 4a स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, तो 4a स्क्वायर हो गया। उसमें से आपको क्या करना, माइनस करना एरिया ऑफ सर्कल, यानी पाई इंटू, देखिए अगर डायमीटर 2a है तो रेडियस a हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू a स्क्वायर, ओके। तो 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका 4 माइनस पाई हो गया, ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स। बट टोटल आउटकम्स क्या है 4a स्क्वायर, तो उसे डिवाइड कर दीजिए, तो 4a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये आपका वैल्यू हो गया 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जिसमें हमें पूछता है टोटल आउटकम्स भी उसी में लेना होता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर एरिया में पूछ रहा है तो टोटल आउटकम्स भी एरिया में होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी अगर नंबर में पूछ रहा है तो टोटल आउटकम्स भी नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्ड ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट। अब जैसे 2 कार्ड और हार्ट और 4 कार्ड ऑफ स्पेड ये बाहर हटा दिया गया है, यानी कि टोटल 6 कार्ड हट गए हैं, तो बचे कितने 46 कार्ड में से 2 कार्ड हर्ट के, यानी कि रेड कलर का 2 कार्ड हट गया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने हटे हैं 4, क्योंकि स्पेड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और उसमें से 4 कार्ड हट गए हैं। तो ब्लैक कार्ड 26 में से 4 हट गए, तो बचे कितने आपके 22 और टोटल कार्ड कितने हैं 46, तो 22 अपॉन 46। क्या होता है कि समटाइम्स ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करता। तो आप जब MCQ क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उसमें आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाते हैं, इसीलिए जैसा आपका अगर इसको सिंप्लीफाई किया करके देता है ऑप्शन तो आप भी सिंप्लीफाई करते हो, नहीं देता है तो आप भी नहीं करते हो। बट जब आप पेपर में जा रहे हो तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये MCQ नहीं है तो हमेशा कोशिश करिए कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट दिया हुआ है द अपर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। मॉडल क्लास ढूंढना काफ़ी आसान होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मॉडल क्लास होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ध्यान देने से देखना होता है कि क्या ये कौन सा केस है, बिलो का केस है या एबव का केस है या फिर क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो ऐसा यहाँ पे क्या है कि बिलो का केस है, तो जब बिलो वाला केस रहता है या एबव वाला केस रहता है या लेस देन या मोर देन का केस रहता है, तो उस केस में ये आपका फ्रिक्वेंसी नहीं रहता, बल्कि ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को पहले फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके हम क्या करेंगे इसका हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखेंगे। तो जैसे कि इसको अगर हम फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 11 माइनस 4 यानी कि ये हो गया 7, 29 माइनस 11 यानी 18, 40 माइनस 29 दैट इज़ 11, और ये हो गया हमारा 46 यानी 6, और ये हो गया 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो है वो हमारा क्या है 18 का यहाँ पे क्लास क्या बनेगा,
तो बिलो 145 है और बिलो 150 है, तो यानी कि 145 टू 150। तो अब आप देखिए कि इसमें आपका अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। तो आपको अपर लिमिट पूछ रहा है यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो आपका 150 हो जाएगा। ओके, 19 में दिया हुआ है केस बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन नंबर 1920 स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सही बात है, अगर आपको इस टॉय का निकालना है, टॉप का निकालना है, तो इसका CSA और इसका CSA निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहा है टॉप इज़ माउंटेड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। ये भी इसका रीजन बता रहा है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो प्लेन सरफेस अगर ज्वाइन हो जाता है तो कह सकते हो आप कि ये एक तरीके से ये इसका रीजन हो सकता है। कैसे? तो अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप जो है दोनों के प्लेन सरफेस को आप टुगेदर ज्वाइन कर देने से हो जाता है। तो जब कोई चीज़ ज्वाइन हो जाता है तो ज्वाइन होने के बाद क्या होता है कि वो सरफेस हमें विजुअलाइज नहीं रहता बाहर से। तो जो नहीं दिखता है उसका हम सरफेस कैसे निकाल सकते हैं? जो ओवरलैपिंग हो जाता है वो सरफेस कैसे निकाल सकते हैं? तो इसीलिए हम दोनों का TSA यूज नहीं करते, सिर्फ CSA यूज करते हैं। तो इस पर्पज़ से ये क्या हो जाएगा कि ऐसे आपको टोटल सरफेस एरिया जैसे कह रहा है कि इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड करने से बनता है। क्यों कर्व सरफेस एरिया ऐड करते हैं? टोटल निकालने के लिए कह रहा है तो हम टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि उसका जो प्लेन सरफेस है ना वो टुगेदर ज्वाइन हो गया है एक साथ। ठीक है, तो वो क्या हो गया है कि ना तो वो इसका प्लेन सरफेस दिख रहा है ना ही इसका प्लेन सरफेस दिख रहा है, तो इसीलिए हम कर्व सरफेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप A दे सकते हो। ओके, 20 नंबर में क्या है कि दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चेक कर लेते हैं कि -5/2 में से -5/2 में से माइनस करते हैं -5 को, तो ये हो जाएगा +5। तो +5 में से 5/2 जाएगा तो कितना बचेगा? सिंपल सी बात है 5/2। अब यहाँ पे हमें जीरो में से माइनस करिए -5/2, तो ये भी हो जाएगा +5/2। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप कह सकते हो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर। यानी ये कह रहा है कि जो टर्म होते हैं वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नहीं रख सकते, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए रीजन आपका गलत है, तो C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि सेक्शन B को लाएंगे। पहले आपको जो है सो स्टैंडर्ड का भी लाएंगे और बेसिक का भी लाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस तरीके से अगर एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो जब बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ यूजफुल हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और भी आगे इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।